हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम रिसर्च प्रोसेस के स्टेप नंबर 7 सैम्पल सिलेक्शन एंड डेटा कलेक्शन को कवर करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में सैम्पल सिलेक्शन से रिलेटेड जो टॉपिक है, जिसमें टाइप्स ऑफ डेटा सैम्पलिंग मेथड, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को कवर करेंगे इन डिटेल। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड, क्लस्टर एंड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, एंड नॉन प्रोबेबिलिटी में कन्वीनियंस पर्पसेस, स्नोबॉल एंड कोटा सैम्पलिंग को इन डिटेल अच्छे से कवर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, तो आई होप सो आप अपनी बुक अच्छे से बनाई होगी, जिसमें आप जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो नोट डाउन कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो सैम्पलिंग का क्या मतलब है। तो सैम्पलिंग मेथड इन्वॉल्व सिलेक्टिंग अ सबसेट ऑफ द इंडिविजुअल और ऑब्जर्वेशन फ्रॉम अ लार्जर पॉपुलेशन टू कलेक्ट डेटा एंड मेक इन्फ्रेंस अबाउट द एंटायर पॉपुलेशन। तो एंटायर पॉपुलेशन में से, मतलब देखिए इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसमें से हमने कुछ सैंपल सिलेक्ट करा है अपने हिसाब से, ठीक है, कि हमने उसको ऑब्ज़र्व करके उस सैंपल का कंक्लूज़न हमने उसमें देना है। तो पॉपुलेशन में से हमने कुछ अपने हिसाब से सैंपल सिलेक्ट करा, उसको हम बोलेंगे सैम्पलिंग। It is a practical and efficient way to gather data when it is impractical or impossible to collect information from every member of the population। अभी पॉपुलेशन अगर 50 या मैक्सिमम 100 भी है, तो हम अच्छे से फिर भी उसमें से एक एक मेंबर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर पॉपुलेशन 5000 इस तरह से है, कुछ बड़ी है, 5000 इस तरह से, तो हम उनमें से एक एक मेंबर के पास नहीं जा सकते। हमारी टाइम कंज्यूम भी हो जाएगा एंड एक्सपेंसिव भी हो जाएगा वो। तो वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा बेस्ट मेथड रहेगी कि हम उसका कुछ 5000 में से किसी 50 का हम सैंपल ले लें एंड उसके बेसिस पे हमने कंक्लूज़न दे दें। फिर है व्हाट इज सैम्पलिंग मेथड। सैम्पल मेथड, द मेथड ऑफ द कलेक्शन डेटा फ्रॉम द पॉपुलेशन रिगार्डिंग अ सैंपल ऑन अ ग्रुप ऑफ अ आइटम एंड एग्जामिनिंग इट ड्रॉ आउट ऑफ सम कंक्लूजन इज नोन एज अ सैम्पल मेथड। तो सैम्पल मेथड किसको कहेंगे हम, कि हमने बड़ी पॉपुलेशन में से डेटा कलेक्ट करा है एंड उसमें से जो हमने सैंपल लिया है, उस सैंपल को हमने टेस्ट करेंगे और उसके बेसिस पर हम कंक्लूज़न निकालेंगे। वो कंक्लूज़न से उन सैंपल के बेसिस पे है, तो वो सभी पॉपुलेशन पे लागू होगा। ये कहाँ पे यूज़फुल होगी, देखिए हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखते हैं। हम जब खाना वगैरह बना रहे हैं, तो इतनी बड़ी सब्ज़ी बनाई हो, तो हम सभी सब्ज़ी को तो टेस्ट नहीं करते ना कि उसमें सही है, नमक मिर्ची सब सही है। हम उसमें से थोड़ी एक चमची भर के कुछ खा लेते हैं, ठीक है, कि हमने उससे पता चलेगा उसका टेस्ट वगैरह अच्छा है कि नहीं है। तो वही हो गया, वो बड़ी सब्ज़ी है, पूरी सब्ज़ी बनी हुई है, वो एक पूरी पॉपुलेशन है एंड हमने जो एक चम्मच निकाली, वो क्या हो गई, सैंपल हो गया। उसके बेसिस पे हम फिर उसमें कुछ ऐड करना होगा तो ऐड कर लेंगे। The sampling method of collecting data is suitable for the large population and when the investigator does not require high level of accuracy। ये भी देखना है कि अगर हाई लेवल एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, 5000 अगर पॉपुलेशन है, और ऐसा नहीं है कि आपको एक का सैंपल आपको एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, 0.0% भी, एकदम 0.1% भी उसमें फ़र्क नहीं होना चाहिए, इतना चल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे सैम्पलिंग मेथड यूज़फुल हो जाएगी। इट इज़ ऑल्सो प्रीफर बाय द इन्वेस्टिगेटर व्हेन दे डू नॉट नीड एन इंटेंसिव एग्जामिनेशन ऑफ आइटम, ठीक है, एकदम बारीक एग्जामिनेशन हमने नहीं करना है उस आइटम का, तो वहाँ पे सैम्पल मेथड सबसे ज़्यादा सूटेबल रहेगी। तो कौन कौन से टाइप से सैम्पलिंग टेक्निक्स आर कैटेगराइज इनटू 2 मेन टाइप्स, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। Each type is tailored to specific research need and offer unique advantage and challenges, ठीक है, कि जो भी मेथड हमने चूज़ करनी है अपनी स्टडी के लिए, तो हमारी नीड एंड अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग सूटेबल होगी। कौन सी करनी है हमारे पर डिपेंड है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करनी है या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करनी है। उसमें भी इनमें से कौन सी मेथड चूज़ करनी है वो हम पे डिपेंड है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से, जिसमें सिंपल रैंडम, स्ट्रेटिफाइड, क्लस्टर एंड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मतलब क्या, इस सैम्पलिंग assure that every person or component of the population has an equal chance to be included in the sample that is randomly selected from the entire population। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में क्या होगा कि पॉपुलेशन में से इक्वल चांस है, ठीक है, अगर 100 लोग हैं तो हमने वहाँ पे रैंडमली ही किसी को सिलेक्ट करना है एंड उसके बेसिस पे हमने एंटायर पॉपुलेशन को कंक्लूज़न निकालना है। तो इक्वल चांस है 100 में से मैं कोई भी निकाल सकता हूँ, 83 नंबर भी आ जाएगा और 3 नंबर को भी इक्वल चांस होगा, 83 को भी इक्वल चांस होगा कि वो सिलेक्ट हो जाए।
Such sample replication are free and unbiased since they come from the uncomprised representation. वो unbiased होगी, ठीक है, उनमें वहाँ पे biasness नहीं होगी कि यार ऐसा है कि अगर मैं एक नंबर ले लूँ, ठीक है, किसी को ऐसा हो कि मेरा 7 नंबर सबसे फेवरेट है तो मैं वो निकालूँ इस तरह से, तो वो 7 नंबर अगर वो निकालेगा तो वो बायसनेस हो जाएगी। लेकिन यहाँ रैंडमली निकालना है, इतना बड़ा बॉक्स है, उसमें से 100 बॉल्स पड़े हुए हैं और उसमें नंबर लिखे हुए हैं, तो आपको रैंडमली ही उठाना है, तो वहाँ पे वो 7 नंबर आएगा, उसका चांस बाकी के इक्वली ही है सभी 99 बॉल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वहाँ पे ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में। दे कम फ्रॉम द कंप्राइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लार्ज पॉपुलेशन विच इंक्रीज देयर कैपेसिटी टू ऑफर क्रूशल इन्फॉर्मेशन अबाउट द एंटायर पॉपुलेशन। यहाँ पे इक्वल चांस हो जाएगा, 7 नंबर आए उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है जितने बाकी नंबर आने की। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में अभी एक एक करके हम देखेंगे। तो एक ओवरऑल देख लेते हैं पहले, तो इसकी मदद से क्या होगा कि सभी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएगी। तो फर्स्ट है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में क्या होगी, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसमें से हमने किसी इजीली एक्सेसिबल है कि हमने किसी एक को हम अगर 5 निकालने हैं इसमें से सैंपल, तो मैंने इजीली किसी को भी चूज़ कर लूँ, मैं इसको भी कर लूँ, मैं इसको भी कर लूँ, मैं इसको भी कर लूँ, इसको भी कर लूँ, इस तरह से मैं कहीं से भी कुछ भी निकाल, एक ही रो में से मैंने 5 ले लिए तो भी हो सकता है, तो मैंने रैंडमली ही ले लिया, ठीक है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एकदम ईजी है, वहाँ पर कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। फिर है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। तो वहाँ पे क्या होगा, मैं उसको एक प्रॉपर वे में उनको एक लाइन बना दूंगी, ठीक है, कि आप एक सिस्टमेटिक वे में खड़े हो जाइए। यहाँ पे पूरा एक ग्रुप ही खड़ा हुआ है ऐसे गोल, ठीक है, और यहाँ पे सिस्टमेटिक वे में खड़ा कर दूंगी एंड बोलूँगी कि मैं उसको बोलूँगी कि हर 5 नंबर के बाद एक सिलेक्ट होगा, ठीक है, एक हर 5 नंबर के बाद एक सिलेक्ट, हर 5 नंबर के बाद एक सिलेक्ट, इस तरह से। तो वो सिस्टमेटिक वे में हो जाएगा। फिर होगा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, जहाँ पे क्या होगा कि एक ग्रुप बना देंगे, उस ग्रुप में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, ठीक है, 4 ग्रुप बन गए, उसमें से मैंने एक सिलेक्ट करा, इस तरह से। एंड क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होगी कि एक पूरा का पूरा क्लस्टर है, इसमें एक ये बात है कि यहाँ पे सब हेट्रोजेनियस होंगे, मतलब एक जो भी पर्सन आएंगे वो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले होंगे, जबकि क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होंगे, हेट्रोजेनियस नेचर के होंगे कि उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक दूसरे से डिफरेंट होगा। एक क्लस्टर जब सिलेक्ट होगा वो, ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 क्लस्टर सिलेक्ट हुए हैं, तो वो अंदर में अलग अलग ही है ना, इस तरह से। एक एक करके देखते हैं। रैंडम सैम्पलिंग। एट द नेम सजेस्ट इन दिस मेथड सैम्पलिंग द डेटा इज कलेक्टेड एट रैंडम. It means that every item of the universe has an equal chance to getting select for the investigation purpose. In other words, each item has an equal probability of being an sample, which make the method impartial. ठीक है, यहाँ पे पक्षपात नहीं होगा, equal chance है select होने का. And in this there is no control of investigator in selecting the sample. The random sampling method used for homogeneous आइटम्स। तो यहाँ पे होमोजेनियस आइटम होगी, वहाँ पे सबसे ज़्यादा यूज़फुल है, जहाँ पे होमोजेनियस से हम क्या समझते हैं कि उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, नेचर है, एक जैसा ही है कि कोई भी सिलेक्ट हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। As there is no tool or large number of the people required for the collecting data through the random sampling, this method is economical. Economical nature भी है कि हमने randomly select करना है, तो ज़्यादा कुछ उसमें tools and techniques कुछ लगानी नहीं है। There are 2 ways to collecting data through the random sampling. The first है lottery method and second है table of random number. तो एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, तो आप यहाँ पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए। लॉटरी मेथड में तो वही होता है। In lottery method, the investigator prepare paper slip for each of the item of the universe and shuffle that slip in the box. After that, some slips are impartially drawn out from the box to the opening sample. हमने कहीं ना कहीं तो लॉटरी के लिए कुछ ना कुछ तो देखा है, टीवी वगैरह में देखा है, या तो प्रैक्टिकली भी कहीं ना कहीं तो उसको ऑब्जर्व कराई है। तो किस तरह से होती है, चिट्स बना देते हैं और उन्हीं सभी चिट्स पे सभी जो लॉटरी नंबर होते हैं वो लिखे हुए होते हैं और उसको एक बॉक्स में डाल दिया जाता है और फिर उनको शफल कर दिया जाता है और रैंडमली ही कोई उसको सिलेक्ट करता है एंड जो नंबर आता है वो विनर हो जाता है। तो वो लॉटरी मेथड वही इस सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का ही एग्जांपल है। फिर टेबल ऑफ रैंडम नंबर। A table of random number has a prepared by the group of statisticians. In this method of collecting data through the random sampling, in this table is referred by the investigator to frame a sample. There are many tables of the random number available from which Tippett's table is used by most of the investigator. तो यहाँ पे सिर्फ एक चीज़
याद रखनी है। टेबल ऑफ रैंडम नंबर से कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे टिपेट्स टेबल वर्ड आपको ध्यान रखना है, बाकी तो लॉटरी मेथड जैसा ही यहाँ पे है। मेरिट क्या है रैंडम सैम्पलिंग मेथड के, तो ये ऑब्वियसली इकोनॉमिकल है, इम्पार्शियल एंड फ्री फ्रॉम द पर्सनल बायस है, फेयरली रिप्रेजेंटेशन है क्योंकि सभी होमोजेनियस नेचर के हैं, सभी एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स वाले हैं। इट इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल मेथड टू कलेक्शन डेटा। डीमेरिट्स क्या है इसके, ऐसा डिस्पाइट द वेरी एडवांटेजेस रैंडम सैम्पलिंग मेथड डज नॉट गिव प्रॉपर वेटेज टू द सम इम्पॉर्टेंट आइटम ऑफ द यूनिवर्स। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो सिलेक्ट होनी ज़रूरी है, फिर भी वहाँ पे हम अगर रैंडम सैम्पल अप्लाई करते हैं तो वो ज़रूरी चीज़ मिस हो सकती है क्योंकि उसका चांस उतना ही है जैसा बाकी के चीज़ों का सिलेक्ट होने का चांस है, तो वो सिलेक्ट हो ऐसा ज़रूरी है भी और नहीं भी। Also there is no guarantee that the different item of the universe are proportionately represented। और जो बाकी की चीज़ें वो चीज़ अगर मिस हो गई सिलेक्ट होने के लिए, हमने अगर ए बी सी डी 4 चीज़ें हैं उसमें ए का सिलेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फिर भी हमने रैंडम सैम्पलिंग अप्लाई करी तो अगर डी सिलेक्ट हो गई तो डी ए के बदले में रिप्रेजेंटेशन के लिए सही रहेगी, ऐसे ज़रूरी है भी और नहीं भी। फिर है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा डिफरेंट यूनिट ऑफ द पॉपुलेशन आर सिस्टमेटिकली अरेंज इन द न्यूमेरिकल, अल्फ़ाबेटिकल एंड जियोग्राफिकल ऑर्डर। जैसे कि एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आ जाएगा। इफ़ 10 out of 200 people are selected from investigation then these are the first arranged in the systematic order। तो किस तरह से उनको सिस्टमेटिक ऑर्डर में हम लगा देंगे कि उनको 10-10 के रो में खड़ा कर देंगे एंड हम बोलेंगे कि इफ़ द फर्स्ट सिलेक्टेड पर्सन इज़ 8, कि हर 8 बंदे के बाद में हर 10-10 बंदे सिलेक्ट होने हैं। तो किस तरह से आएगा, सैम्पल वुड बी 18, 28, 38, 48 और ऐसे ऐसे करते लास्ट में 10वां जो बंदा होगा वो 198 नंबर पे खड़ा होगा, वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर इस तरह से एक रो बना देंगे कि 1 2 3 4 और ऐसे 200 लोगों को खड़ा कर देंगे और बोलेंगे कि 8 नंबर के बाद जो 18th से स्टार्ट होगा उसको हम सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मेरिट क्या हो जाएगा उसका एंड डीमेरिट्स क्या हो जाएंगे कि इज़ अ सिंपल मेथड कलेक्शन डेटा, इन्वेस्टिगेटर कैन ईजिली डिटरमाइन द सैम्पल। यहाँ पे ये भी मेथड इजी है एंड आइटम अरेंज इन सिस्टमेटिक ऑर्डर में कलेक्ट होते हैं, तो यहाँ पे पर्सनल बायस आर लेस हो जाती है। डीमेरिट क्या है, एट द फर्स्ट आइटम ऑफ द गिवन पॉपुलेशन इज सिलेक्टेड रैंडमली। यहाँ पे एक बात है कि जो फर्स्ट आइटम सिलेक्ट होगी, हम बोले कि 8th नंबर, तो वो रैंडमली सिलेक्ट हुई है, लेकिन उसके बाद जो सिलेक्शन है वो क्या हो रहा है, जो भी सिलेक्शन हो रहा है वो हो जाएगा बेसिस ऑन द आइटम द पॉपुलेशन डज नॉट गेट इक्वल चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड। फिर तो वहाँ पे बायसनेस आ जाती है कि हर 10वें नंबर पे खड़ा हुआ बंदा है, हम उसको सिलेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे फिर बायसनेस आ जाएगी। इन केस ऑफ पॉपुलेशन हैज़ होमोजेनियस आइटम द मेथड ऑफ सिस्टमेटिक सैम्पलिंग डज नॉट सर्व एनी स्पेसिफिक पर्पज। ठीक है, तो यहाँ होमोजेनियस नेचर की है तो हम 10वां बंदा उठाए या 20वां उठाए या 30वां उठाए, उसमें सिस्टमेटिक मेथड्स का कोई काम ही नहीं है, हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से भी वो काम करवा सकते हैं। फिर है स्ट्रेटिफाइड और मिक्स सैम्पलिंग। तो यहाँ पे क्या होगा, सैम्पलिंग मेथड विच इज़ सूटेबल एट द टाइम व्हेन द पॉपुलेशन हैज़ अ डिफरेंट ग्रुप विथ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप है एंड डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं एंड इन्वेस्टिगेशन इज टू बी परफॉर्म ऑन them is known as stratify or mix sampling. Stratify or mix sampling is method in which a population is divided into different group, also known as strata. ग्रुप को यहाँ क्या बोलेंगे हम, ग्रुप स्ट्रेटिफाइड, ठीक है, स्ट्रेटा बोलेंगे, विच डिफरेंट विथ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फ्रॉम दो स्ट्रेटा सम ऑफ द आइटम आर सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन। और उस ग्रुप में से हमने किसी को सिलेक्ट करना है पूरे के पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि 60 स्टूडेंट है यहाँ पे इन क्लास 10, तो क्लास 10 है, वहाँ पे 60 स्टूडेंट है। आउट ऑफ 60 स्टूडेंट 10 ने कौन सा चूज़ करा, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ चूज़ करी, 30 ने कौन सी चूज़ करी, कॉमर्स, एंड 20 ने चूज़ करी साइंस इन क्लास 11th के लिए। तो यहाँ पे रेशियो क्या हो गया, पहले तो क्लास 10 में 60 मिक्स थे, उसके बाद हमने चूज़ करनी होती है ना 10th के बाद स्ट्रीम, तो इस तरह से रेशियो उनका फिर हो जाएगा 10, 30 एंड 20 का। 10 फॉर दी आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी, कॉमर्स के लिए 30 एंड साइंस के लिए 20। तो यहाँ पे पूरी के पूरी पॉपुलेशन के लिए रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे क्या हो गए, ऑटोमेटिक ये हो गए, हमने वहाँ पे ग्रुप ही बन गए वो ऑटोमेटिक डिफरेंट स्ट्रीम के।
इसके मेरिट क्या हो गए? एज ए डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पॉपुलेशन विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर सिलेक्टेड इन दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग, इट कवर अ लार्ज पोर्शन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। यहाँ पे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वाले लोग सिलेक्ट हुए हैं, उसकी मदद से हमने सभी, देखो यहाँ पे 10 एंड 30 एंड 20 का इस तरह से रेशियो था, तो ये आर्ट्स वाले थे, ये कॉमर्स वाले, ये साइंस वाले, तो वो उनमें से किसी एक को हम सिलेक्ट करेंगे। अगर एक को करना है तो वो पूरे के पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट यहाँ पे अच्छे से कर पाएगा। सेलेक्टिंग ऑफ द डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन मेक द कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ द डेटा पॉसिबल। यहाँ पे हमने पूरे कंपैरिजन करना है सबके अगर परसेंटेज वगैरह, तो यहाँ पे वो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन पूरी ये पर्टिकुलर पॉपुलेशन के लिए वो सही रहेगा कि आर्ट्स के लिए वो 10 लोग, कॉमर्स के लिए वो 30 और बाकी साइंस के लिए वो 20 लोग। डिमेरिट्स क्या हैं इसके? The stratified sampling method has a limited scope because it is suitable only when the investigator has a complete knowledge of the diverse characteristics of the entire population। ये वहाँ पे ही यूज़फुल होगी कि उनको सभी स्ट्रीम के बारे में नॉलेज होगी। कोई ऐसा बंदा जिसको सभी चीज़ों के बारे में पता हो, आर्ट्स के बारे में ही, कॉमर्स के और साइंस के बारे में भी पता हो, तो ही वो जिसमें अगर इनमें से कोई एक स्टूडेंट भी उठाना है और उनकी नॉलेज चेक करनी है, तो उनको क्वेश्चन कुछ बनाने हैं, तो सबको कंपैरिजन किस तरह से वो कर पाएगा, तो वहाँ पे उसके पास भी नॉलेज इतनी होनी चाहिए। As the population divided into different data by the investigation himself, there is a chance of biasness in this step। अभी उस 10 में से उनको एक सिलेक्ट करना है, तो वो अगर वो बायस होके करेगा कि उसमें से जिसको भी 80% आए हैं वो सिलेक्ट हो गए, तो वहाँ पे वो बायसनेस आ जाएगी। रैंडमली तो लिया नहीं है कि जो होशियार होंगे स्टूडेंट्स उनको ही वो सिलेक्ट कर रहा है। In the case of small population, it may be difficult for the investigation to the divide population into small strata। अगर population ही छोटी है, अगर 10 लोग में से मतलब 10 के बदले वहाँ पे सिर्फ 3 ही स्टूडेंट हैं आर्ट्स के, फिर यहाँ इस तरह से होगा, तो किस तरह से सिलेक्ट करेगा? और वो टोटल 3 है और बाकी के 58 है, सॉरी 57 है, तो वो किस तरह से उनको कंपैरिजन करेंगे? तो वहाँ पे ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा। फिर है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग से हम क्या समझते हैं? क्लस्टर सैम्पलिंग इन्वॉल्व डिवाइडिंग ए पॉपुलेशन इनटू क्लस्टर और अ ग्रुप। तो यहाँ पे भी ग्रुप में डिवाइड करे गए हैं। सच अ हाउस और अ स्कूल्स एंड द रैंडमली सिलेक्टेड सम क्लस्टर टू इंक्लूड इन द सैम्पल। ऑल इंडिविजुअल विद इन द सेलेक्टेड क्लस्टर्स आर देन इंक्लूडिंग इन द सैम्पल। दिस method is efficient when it difficult or impractical to obtain complete list of individual in the population as a cluster can be sampled more easily। तो किस तरह से होगा? अगर किसी को रूरल कम्युनिटी से रिलेटेड कुछ अंडरस्टैंड करना है, तो इंस्टेड ऑफ ट्राइंग सर्वे एवरी इंडिविजुअल इन ईच रूरल एरिया विच माइट बी impractical, you randomly select several villages or a town and survey all individual within the those selected cluster। ठीक है कि अगर हमारे एरिया है वहाँ पे पूरा, अगर हमारा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे अगर हम देखें, तो अगर कितने, अगर 30 गांव हैं, मतलब हम सोचे कि 30 गांव है, तो उस 30 को एक एक करके हम तो नहीं उनको सर्वे कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 30 में से अगर हमने कोई 10% के हिसाब से अगर कुछ करे, तो 3 गांव को तो हम सिलेक्ट कर सकते हैं, उन 3 गांव को फिर हम सर्वे करेंगे। ठीक है, तो वो इजी हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू 30 के। क्लस्टर सैम्पलिंग व्हेन टू यूज़ इट, तो जहाँ पे लार्ज जियोग्राफिकल एरिया हो गए वहाँ पे यूज़फुल है। कॉस्ट एंड टाइम एफिशिएंसी बचेगी इसके सैंपल को यूज़ करने से। एंड इनफेसिबिलिटी ऑफ द कंप्लीट पॉपुलेशन लिस्ट, यहाँ पे हमारे पास सभी अगर कंप्लीट पॉपुलेशन लिस्ट हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो भी यहाँ पे यूज़फुल होगी। बेनिफिट क्या है कि इस बेनिफिट क्या है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के? अगर हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज़ करते हैं तो रिड्यूस बायसनेस हो जाएगी, क्योंकि कुछ चीज़ें यहाँ पे रैंडमली यूज़ हो रही है और लार्ज पॉपुलेशन होगी, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। फिर स्टैटिस्टिकल वैलिडिटी है, क्योंकि इस मेथड से भी जो रिज़ल्ट आता है वो एक्यूरेट आता है। फिर इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी यहाँ पे सही रहेगी कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे सबका चांस होता है सिलेक्ट होने का। फिर है एबिलिटी टू कैलकुलेट सैम्पलिंग एरर, तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग अलाउ रिसर्चर्स टू कैलकुलेट सैम्पलिंग एरर विच इज़ डिफरेंस बिटवीन द सैम्पल रिजल्ट एंड द पॉपुलेशन रिजल्ट। तो सैम्पलिंग एरर से हम क्या समझ रहे हैं यहाँ पे, ये भी आपका एग्जाम में इंपॉर्टेंट है कि सैम्पलिंग एरर से रिलेटेड अगर एक कीवर्ड हम समझे यहाँ पे, तो उसका मतलब क्या है कि सैम्पल रिजल्ट जो आया
एंड पॉपुलेशन रिजल्ट, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो सैम्पलिंग एरर हो जाएगी। दिस इन्फॉर्मेशन कैन बी यूज टू डिटरमाइन द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ द रिजल्ट। तो हम इतने परसेंट कॉन्फिडेंस है कि जो हमने पॉपुलेशन में से सैंपल सेलेक्ट करा है, हम 90% कॉन्फिडेंट है कि उसका आंसर सही होगा इस तरह से। फिर इंक्रीज द कॉन्फिडेंस इन द रिजल्ट। When the probability sample is used, researchers can be more confident that the result are accurate can be generalized to the population as a whole। ठीक है, तो हम जितना सैम्पल रैंडम सैम्पलिंग मतलब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग यूज़ कर रहे हैं तो उतना हमने कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, क्योंकि हमने बायस होकर नहीं लिया है। हमने वहाँ पे सभी सैम्पल का इक्वल चांस होता है सेलेक्ट होने का। ठीक है, लिमिटेशन क्या है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के, तो ये थोड़ी कॉस्ट वाली है कि कैन बी मोर एक्सपेंसिव दैन द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। दिस इज बिकॉज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड रिक्वायर रिसर्चर्स टू क्रिएट लिस्ट ऑफ द ऑल मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन विच कैन बी टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली। फिर अंडर कवरेज, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड कैन ऑल्सो बी susceptible for the under coverage bias. This is because some member of the population may be not included in the sampling frame। फिर उनका चांस नहीं होता है, फिर भी हम उनको अपनी स्टडी में इम्पोर्टेंस की वजह से हम उनको इनडायरेक्टली ऐड कर लेते हैं, तो वहाँ पे वो बायस हो जाती है, बायसनेस हो जाती है। फिर सैम्पलिंग एरर होने का भी चांस होता है। मेथड कैन बी रिजल्ट इन द सैम्पलिंग एरर। दिस इज बिकॉज ऑफ द सैम्पल इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन। हमने पॉपुलेशन में से ऐसा सैम्पल सेलेक्ट कर लिया जो रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, हमने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सैम्पल सेलेक्ट कर लिया, फिर प्रॉब्लम हो गई तो वहाँ पे सैम्पलिंग एरर क्रिएट हो जाएगी। फिर टाइम कंज्यूमिंग है, मोर टाइम कंज्यूमिंग देन द नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड फिर है नॉन रिस्पॉन्स। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड कैन बी सस्पेक्टेबल टू नॉन रिस्पॉन्स बायसनेस हो जाती है यहाँ पे। दिस इज़ बिकॉज सम मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन में रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट इन दी स्टडी। हमने जिसको रैंडमली सिलेक्ट किया है वो आंसर देने को ही रेडी नहीं है अगर हमारे सर्वे में या इंटरव्यू में, तो वहाँ पे वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग काम नहीं आएगी। फिर क्या है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन एंड जीरो चांस ऑफ द सिलेक्शन, ये होता है। फिर रैंडम सिलेक्शन होती है। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। फिर स्टैटिस्टिकल वैलिडिटी है एंड द ट्रांसपेरेंसी होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में। फिर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जहाँ पे जो सैंपल है उसका इक्वल चांस नहीं होता है सेलेक्ट होने का। तो कौन कौन सी 4 मेथड है, कन्वीनियंस, पर्पसिव, स्नोबॉल एंड क्वाटा सैम्पलिंग। तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग नाम से पता चल रहा है कि क्या होगी, विच द इन्वेस्टिगेटर सिलेक्ट द आइटम फ्रॉम द पॉपुलेशन दैट सूट हिज कन्वीनियंस। हम करते हैं ना अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। हमने कोई सर्वे करना है कि कितने लोग फीमेल है जो इंडक्शन यूज़ कर रही है अपने किचन के लिए, तो हम सबको एक एक घर में तो जाएंगे नहीं देखने के लिए, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास में शॉपिंग मॉल होगा वहाँ पे हम देख लेंगे और वहाँ पे जो लेडीज़ आएंगे हम उनसे क्वेश्चंस कर लेंगे, तो ये हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से होगी। ठीक है, तो इसके मेरिट क्या हो गए, कन्वीनियंस सैम्पलिंग इज द लिस्ट एक्सपेंसिव मेथड टू कलेक्ट डेटा। ठीक है, हमने पास वाले मॉल में गए और वहीं पे पूरा दिन बैठ के हमने डेटा कलेक्ट कर लिया, तो हमारे लिए इतना एक्सपेंसिव मेथड नहीं होगा। फिर इट इज़ ऑल्सो सिंपलेस्ट मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा फॉर द पॉपुलेशन। सिंपल मेथड है, जितने भी आए लेडीज़ हमने उनसे क्वेश्चन पूछ लिया और हमारा काम हो गया। डिमेरिट क्या होगा कि हाईली अनरिलायबल है। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है मॉल में कितने आने वाली लेडीज़ होंगी, और जो नहीं आती वो ऐसा नहीं आ रही है लेडीज़, वो भी तो इंडक्शन यूज़ कर रही है, तो उनका डेटा कहाँ, तो ये थोड़ा इसलिए अनबायस वो हो जाएगा, हमारे डेटा में उसका ऐड नहीं हो पाएगा। फिर है पर्पसिव और डेलिब्रेट सैम्पलिंग। दिस मेथड इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ सिलेक्ट अ सैम्पल ऑफ हिज चॉइस विच इज़ हिज ओपिनियन इज़ बेस्ट टू रिप्रेजेंट द यूनिवर्स। यहाँ पे खुद से वो अपने हिसाब से सैम्पल सेलेक्ट करा है, इसलिए उसको बोल रहे हैं पर्पसिव सैम्पलिंग। ठीक है, जैसे कि इन्वेस्टिगेशन इज अबाउट FMCG कंपनीज, देन द इंक्लूजन ऑफ द कंपनीज लाइक नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर एक्सेट्रा इज इसेंशियल इन द सैम्पल। हमने कोई ऐसी कंपनी FMCG की कंपनी को सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे ये कंपनीज तो आएगी ही आएगी। However, chance of personal biasness is method of the sampling are more, which is reduces credibility। यहाँ पे पर्सनल बायसनेस सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि हम अपनी चॉइस के हिसाब से सेलेक्ट कर रहे हैं ना, तो इसकी वजह से थोड़ा इश्यू हो सकता है। फिर मेरिट क्या है पर्पसिव सैम्पलिंग का, is flexible as it allow the investigator to include item with special signification in the sample। थोड़ी फ्लेक्सिबल नेचर की है, क्योंकि यहाँ पे
इन्वेस्टिगेटर के पास चांस है, चॉइस है कि वो अपने हिसाब से सैंपल सेलेक्ट कर सकता है। द इन्वेस्टिगेटर कैन ईजिली ट्यून द सिलेक्शन ऑफ द आइटम बेस्ड ऑन द पर्पस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, वो जो मेरी स्टडी का पर्पस है उसके लिए इन लोगों का सिलेक्ट होना ज़रूरी है, वो मुझे पता ही है, तो मैं इजीली उन लोगों को आइडेंटिफाई करके मेरी सिलेक्ट परफॉर्म करने के लिए मैं उनको ऐड कर सकता हूँ। इट इज़ वेरी सिंपल टेक्निक ऑफ द कलेक्टिंग डेटा एज द इन्वेस्टिगेटर कैन सिलेक्ट द सिग्निफिकेंट आइटम इन द सैम्पल बाय हिज चॉइस। डीमेरिट क्या है? इन्वेस्टिगेटर कैन सिलेक्ट एन आइटम इन द सैम्पल फॉर हिज इन्वेस्टिगेशन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पर्सनल बायसनेस इज इंक्रीज and increasing the probability of personal bias make the method less reliable for collecting data and the result become doubtful। फिर होगी स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग का एक अच्छी बात ये है कि हम कहाँ पे देखने को मिलेंगे कि हमने बहुत सारा क्राइम थ्रिलर सीरीज़ या मूवीज़ तो देखी है, वहाँ पे क्या होता है कि किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, तो किस तरह से जो पुलिस इंस्पेक्टर है वो किस तरह से जो मर्डरर है उसको फाइंड आउट करती है कि छोटे छोटे क्लूज से लेके उसको फाइनली उस कातिल तक पहुँच जाती है। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग में भी यही होता है, यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों से लेकर हम बड़ी चीज़ तक पहुँचते हैं। हमने देखा ना, बर्फ़ का गोला पहले छोटा छोटा होता है, फिर क्या हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है। इस तरह से स्नोबॉल सैम्पलिंग इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड वेयर एक्सिस्टिंग पार्टिसिपेंट रिक्रूट एडिशनल पार्टिसिपेंट टिपिकली थ्रू द रेफरल। ठीक है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होके जाते हैं यहाँ पे। It is used when studying hard to reach or hidden population such as marginalized communication or individual where are rare characteristics। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है और उन तक हम डायरेक्टली नहीं पहुंच पाते, वहाँ पे स्नोबॉल सैम्पलिंग यूज़ होती है। Snowball sampling is advantageous in the situation where traditional sampling method may be impractical due to the lack of sampling frame or difficulty in accessing the population or interest। जहाँ पे population को access करना difficult होता है वहाँ पे डायरेक्टली नहीं कर सकते, वहाँ पे छोटे छोटे स्टेप्स लेके या दूसरों की हेल्प से हम वहाँ पे स्नोबॉल सैम्पलिंग करते हैं। कहाँ पे यूज़ करनी है? हार्ड टू रिच द पॉपुलेशन, जहाँ पे पॉपुलेशन को फाइंड करना ही मुश्किल हो जाता है, वहाँ पे हम छोटे छोटे स्टेप लेके वहाँ पे हम पहुँचते हैं। लैक ऑफ सैम्पलिंग फ्रेम होती है वहाँ पे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है पहले तो कि पॉपुलेशन कहाँ पे है, पॉपुलेशन को ही फाइंड करने यहाँ पे मुश्किल हो जाता है कि पॉपुलेशन में एक्चुअल में मेंबर ही कितने हैं वही हमें नहीं पता है, इसलिए वहाँ पे सैम्पलिंग फ्रेम करना ही मुश्किल हो जाता है। फिर सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं कि हमने किसी मर्डर को ढूंढना है या फिर किसी जो ड्रग्स बेच रहे हैं उन लोगों को ढूंढना है, तो वहाँ पे हम उससे डायरेक्ट उसको तो नहीं पकड़ पाएंगे ना, वहाँ पे छोटे छोटे मतलब हिंट से या फिर वो टिप्स देते हैं उनकी मदद से ही वो ढूंढते हैं, वो स्नोबॉल सैम्पलिंग में आ जाएगी। फिर है क्वाटा सैम्पलिंग। तो क्वाटा सैम्पलिंग मेथड ऑफ द कलेक्टिंग डेटा इज एंटायर पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लास और द ग्रुप। यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे हमने पॉपुलेशन को। इट इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गिवन पॉपुलेशन। ये कहाँ पे हो गया? जहाँ पे सब पॉपुलेशन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की होगी। The investigator fix some percentage of the different group with different characteristics of the population, total population. After that he fix some quota of the item for each of the selected segregate group. At last the form of sample investigation had to select the fixed number of item from the each of the segregate group। तो यहाँ पे हम किस तरह से चीज़ें करेंगे कि पहले से ही उनको परसेंटेज फॉर्म में हम कर लेंगे कि इसको मैंने इतना परसेंटेज दिया, यहाँ पे इतना परसेंटेज इस तरह से मैं उसको कर लूँगी कि किस तरह से कि A B C 3 पॉइंट होंगे तो मैंने उसको वेटेज दे दिया 50%, 30%, 20%। फिर उसको भी मैं अलग से नेक्स्ट डिवाइड करूँगी कि वो A नेक्स्ट जाके उसमें 20% उसका वेटेज हो जाएगा। फिर यहाँ पे आके मैं उनका टोटल करूँगी एंड मैं उनको फिर सिलेक्ट करूँगी। मेरिट ऑफ द क्वाटा सैम्पलिंग क्या होगी? मेथड ऑफ द कलेक्टिंग डेटा इज़ अफोर्डेबल है। डिमेरिट्स क्या होंगे? द चांस ऑफ पर्सनल बायस वाइल सेलेक्टिंग आइटम इज सैम्पल आर हाई एंड पर्सनल बायस ड्यूरिंग द सिलेक्शन ऑफ आइटम इन सैम्पल मेक द रिलायबिलिटी ऑफ दिस रिजल्ट थ्रू द इन्वेस्टिगेशन क्वेश्चनेबल। ठीक है, मेनली प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के कंपेयर में नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में बायसनेस वाला चांस होता है वो इंक्रीज होता है। एग्जाम में कुछ इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाए तो जो नॉन प्रोबेबिलिटी वाले सैम्पलिंग है वहाँ पे बायसनेस वाला आप टिक कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप से इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। डेटा कलेक्शन से रिलेटेड जो टॉपिक है हम वो नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।